नमस्कार। HNN 24/7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और सैकड़ों किसान शामिल हुए। गन्ने के दामों में बढ़ोतरी के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम में अलग अलग विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का सीएम ने निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों की जमकर तारीफ की है। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, स्थानीय उत्पादों को बेचकर कमाई कर रही है। खटीमा में उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इसी के साथ साथ उन्हें जनता को संबोधित भी किया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। किसानों की समस्याओं पर भी बीजेपी गंभीर है, ये बयान मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए दिया। इसी के साथ साथ बीजेपी की सरकार में किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पहल करते हुए देश की आजादी के इतने 7 दशक से ज्यादा कालखंड बीत जाने के बाद पहली बार किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फसल बीमा हो, इन सब के माध्यम से आज अनेक प्रकार की नए नए जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए और इस वर्ष जिस प्रकार से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों के दल बनाकर गांव-गांव जाने का जो अभियान चलाया है, ये अभियान देश में पहली बार चला है। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भी आए हैं, अनेक स्टॉल भी लगे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक गोष्ठी आयोजित की गई है, मैं जब इस क्षेत्र का विधायक था, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजा था अपना आशीर्वाद देकर, तो उस समय में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वहाँ के तत्कालीन जो भी हमारे डीसी साहब होते थे या वहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक होते थे, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता रहा हूँ। अनेक गांवों में उनके द्वारा बीजों का वितरण किया जाता था, अनेक प्रकार के जो हमारे कृषकों को अनेक प्रकार की विधियों से परिचित करवाया जाता था और सच में वो बहुत बड़ा एक काम कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम आज पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ प्रारंभ किया है, ये कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश के अंदर होगा। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इस प्रकार के जो है और हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे यहाँ गन्ना और धान एक प्रमुख रूप से, गेहूं होने वाली अन्य फसलों के साथ ये फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्रकार की उगाई जाती है। इसलिए हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय, जिसका इतना बड़ा नाम है, वो आने वाले समय में और अच्छे अनुसंधान करेगा। छोटे किसानों के लिए कैसे उनकी उपज अच्छी हो, छोटे स्थान पर कैसे अधिक उसका फायदा उनको मिले, कैसे उनकी उत्पादन बढ़े, उस सब पर ये काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को एक बड़ा फायदा देने का काम करेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं किसानों के बीच में जाता हूँ, अपने किसान भाई साल भर खून पसीना बहाकर परिश्रम करके अपनी फसल को तैयार करते हैं, इसलिए उनकी फसलों का उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां एमएसपी न्यूनतम मैक्सिमम समर्थन मूल्य हमारा जो है लगातार देश के अंदर दिया जा रहा है, हमने भी यहाँ, मेरे को गन्ना किसानों ने कहा कि आप चूंकि किसानी से भी जुड़े हुए हैं, आप सैनिक परिवार से भी हैं, किसानों के बीच में भी रहते हैं, सैनिकों के बीच में भी रहते हैं। आज मैं यहाँ आने से पहले 2 और कार्यक्रम आज हल्द्वानी में थे, उन दोनों ही कार्यक्रमों में
भाग लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। जहाँ पहले कार्यक्रम में मैंने हमारे देश के लिए विभिन्न सीमा सुरक्षा बलों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन में गया था, वहीं मैं दूसरे कार्यक्रम में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं पूरे राज्य के अंदर, जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उन दोनों ही कार्यक्रमों में होकर आपके बीच में आ रहा हूं। आप सबको थोड़ा विलंब भी यहाँ पर हो गया और सच में मुझे जानकारी नहीं थी कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। अन्यथा मैं वहाँ का एक आध कार्यक्रम कम करता या थोड़ा जल्दी आता। मुझे लगा कि ऐसे ही जो है प्रदर्शनी लगी होगी, मुझे प्रदर्शनी को ही देखना है, तो मैं आप सब लोगों से थोड़ा माफी भी चाहता हूँ कि मैं विलंब से पहुंचा हूँ। लेकिन हाँ, जो आज मेरे किसान भाई आज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, सरकार का प्रोत्साहन करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आए हैं, मैं अपने किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अभी मैं दो दिन पहले हरिद्वार में था, वहां भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान भाई गन्ना लेकर आए थे और मैंने कहा एक एक गन्ना जो आप मेरे लिए लेके आए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। कुछ गन्ना तो मैं हेलीकॉप्टर में ही देहरादून लेकर गया और यहाँ से भी आपके सारे गन्ने मैंने रख लिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सरकार भी आपकी है और आप सरकार की हैं। काशीपुर से, बागपुर से, उस क्षेत्रों से भी हमारे बहुत किसान भाई आए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और गन्ने का मूल्य हमने बढ़ाया। गन्ने का मूल्य राज्य के इतिहास में पहली बार सीधे 30 रुपए बढ़ाने का काम 25 वर्षों में ये पहली बार हुआ। तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये किसानों की सरकार है, ये सैनिकों की सरकार है, ये नौजवानों की सरकार है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद सीएम सीआरपीएफ परिसर काठगोदाम में आयोजित अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीर भूमि उत्तराखंड के गौरव को सलाम किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं, वीर भूमि भी है और इसी गौरव को प्रदर्शित करने के लिए सैन्य धाम का निर्माण तेजी से जारी है। सीएम धामी ने हल्द्वानी के बनवलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे पर साफ कहा कि घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा और प्रदेश में किसी भी कीमत पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और बड़ी संख्या में हमारे सेना में और अर्धसैनिक बलों में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का, अर्धसैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड से भी है। और उनके बीच में आज यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें जो लंबे समय से उनके बीच में चर्चा चलती थी, सम्मेलनों में बात होती थी, चाहे उनके कल्याण की लिए हो, चाहे वो भूमि खरीदने से संबंधित हो या जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें राशि देने की बात हो, हम हर तरीके से हमने कहा है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अर्धसैनिक बल का जो परिषद है, उस परिषद को भी हम चलन में लाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में उन बलों से संबंधित हमारे जो सभी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। हम उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सैनिक, अर्धसैनिक सभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। चंपावत जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार में विश्व दिव्यांग दिवस का पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जागरूकता अभियान चलाने और दिव्यांगता को मात देकर स्वरोजगार कर अपनी आजीविका चलाने वाले जनपद के 7 दिव्यांगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दायित्वधारी श्याम नारायण पांडे की मौजूदगी और अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की ओर से विकास भवन सभागार में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से
में बेहतर कार्य करने वाले 7 दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। जिले भर से इस वर्ष अबरार हुसैन, लक्ष्मी दत्त, रश्मि जोशी, राजेंद्र सिंह, गुणाचंद्र पंथ, पुनिता, आदित्य प्रताप सिंह का चयन राज्य स्तरीय दिव्यांगता पुरस्कार के लिए किया गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन चौहान ने बताया कि वर्तमान में जिले में 4,201 दिव्यांग हैं, जिनमें से दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले 3,285 लाभार्थी पंजीकृत हैं। पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य केंद्र आज हल्द्वानी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दक्ष दिव्यांग खिलाड़ियों को और जो कर्मचारियों उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। चंपावत में हमने राज्य स्तर पर 7 लोगों का चयन हुआ, जिसमें से 2 लोगों को हल्द्वानी में आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा और 5 जो हमारे दक्ष दिव्यांग हैं उनको हमने जनपद स्तर में ही पुरस्कृत किया है। को जो ये विकलांगता दिवस दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, इसमें राज्य स्तरीय जो पुरस्कार वितरित हुए हैं उसमें उत्कृष्ट कर्मचारी और स्वतः जो रोजगार में संलिप्त हैं तथा खिलाड़ियों को इसमें पुरस्कार वितरित किया गया था, जिसमें मेरा चयन किया गया है। मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। 40% विकलांगता की श्रेणी में आती हूँ और जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय तथा एडीएम सर ने हमें यहाँ पर पुरस्कृत किया और हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के ऊपर उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त करूँगा कि जो हम जैसे लोगों को हमने सुना और मैं ये दिव्यांग का कोई वह अभिशाप नहीं, अगर अपने आप में एक हुनर है और एक वह तो उसको चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन एक हुनर है और एक लक्ष्य है तो उसको आराम से पार किया जा सकता है। और इतना बड़ा दिव्यांग का कोई इतना बड़ा उससे ना लिया जाए, मैं यही कहना चाहूँगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने से छूट दे दी है, जिसके चलते अब 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। खबर मुख्यमंत्री से ही जुड़ा हुआ है और जो ईडी सम्मन से लेकर यह खबर था कि ईडी सम्मन के अवहेलना की मामला सामने आया था और इसे लेकर कोर्ट में जो दायर याचिका की गई थी और इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत दी है। सशरीर उपस्थित होने की जो बात कही जा रही थी कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को सशरीर उपस्थित होना था और इसके लिए झारखंड हाई कोर्ट बड़ी राहत दी है कि अब उन्हें सशरीर उपस्थित होना नहीं पड़ेगा, वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। तो इसको लेकर कह सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ी फैसला जो मुख्यमंत्री के हित में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के हित के लिए ये काफी है कि चूंकि गरिमा में उनका पद है, इन तमाम चीजों को सुनवाई की बात को देखते हुए कोर्ट ने इस फैसले पर फैसला सुनाया है कि मुख्यमंत्री अब सुनवाई के दौरान सशरीर कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे। 12 तारीख को सुनवाई होना है। जिस तरह जो 31 जनवरी 2024 को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था, इससे पहले 10 सम्मन भेजा गया था और इस सम्मन में वो 2 बार उपस्थित हुए थे और इसके बाद सम्मन की अवहेलना को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्यमंत्री को राहत दिया है कि अब वो सशरीर कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे, अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। तो यह कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला आया है और यह सुनवाई जो है वो 12 दिसंबर को होना है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना था और इसके लिए अब कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपनी बातों को रखेंगे। अब 12 तारीख को जिस तरह कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद अपनी
जो ईडी है वो अपना पक्ष रखेगा, वहीं दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के जो अधिवक्ता है वो अपनी बातों को रखेंगे। अब इस बात की सुनवाई होने के बाद जो हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है यह देखने वाली बात होगी और इस पर बड़ा जो है लोगों की निगाहें टिकी रहेगी। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राजभवन का नाम बदलने की अधिसूचना पर कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नाम बदलने में माहिर है। तमाम लोग को उपक्रम रेलवे स्टेशन शहर का नाम बदलने के बाद अब राजभवन का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपना नाम बदलेंगे तो शायद बेरोजगार को रोजगार, जीडीपी सहित कई कल्याणकारी काम देश में हो सकते हैं। ऐसे शायद देश का भला हो सके। नाम बदलने से अगर देश का विकास होता तो जरूर बदले। प्रधानमंत्री के नजरों में नाम बदलना विकास है। वो रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते हैं, शहर के सड़कों का नाम बदल देते हैं। अब तो हद कर दी, अब तो प्रधानमंत्री आवास का भी नाम बदल दिया, राजभवन का नाम बदल दिया। तो अगर हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार अपना नाम भी बदल करके देखें, शायद युवाओं को रोजगार मिल जाए, शायद डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाए, शायद किसानों को एमएसपी मिल जाए, शायद जो देश की संपत्ति है वो संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले ना हो। तो हमें लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री भी अपना नाम बदल करके देखें, भारत के लोगों को कुछ राहत मिले। तो नाम बदलना विकास नहीं होता प्रधानमंत्री जी। आप ड्रामा मत कीजिए, आप ड्रामा से अलग होइए। आपको जनता ने तो नहीं, आपको चुनाव आयोग ने ही सत्ता सौंपी है, तो कम से कम सत्ता का जो जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, आप उसका निर्वहन तो कीजिए। विकास के पथ पर भारत को दौड़ाइए। आप घुटना मत टेकिए, सीज फायर मत करवाइए। आप सिर्फ नाम बदलने को विकास मत समझिए। राजभवन का नाम बदलने की अधिसूचना पर झारखंड प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। राजभवन नाम अंग्रेजी प्रथा से जुड़ा हुआ था, अब लोकहित और जनहित से जुड़ा हुआ ये नाम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रकार से आप देखेंगे कि राजनीति को लोकतांत्रिक और सुव्यवस्थित सुशासन के रूप में तो चलाया ही जा रहा है, साथ ही साथ आप देख रहे हो इसमें भावनात्मक रूप से इसको एक प्रकार से एक नई दिशा दी जा रही है। आप अगर विगत दिनों में जाएं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में मंत्रियों की गाड़ी से, माननीय मंत्रीगण की गाड़ी से लाल बत्ती उतार दिया गया। गिरिडीह में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 और 28 नंबर बस्ती के लोगों ने मंगलवार को पानी संकट को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जनता जागरूकता संघ के युवाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुरुष, महिला और बुजुर्ग नगर निगम पहुंचे। सभी ने हाथों में बाल्टी और अन्य बर्तन बजाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उन्होंने पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम को अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। पानी की किल्लत के कारण दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी है और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी गिरिडीह मार्ग पर अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। कार्रवाई में करीब 28,50,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। इस दौरान पुलिस तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करते दिखाई दी।
रात में सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे पास गुप्त सूचना आई थी और कि डुमरी से डुमरी गिरिडीह रोड में शराब लदा ट्रक है जो कि यहाँ से क्रॉस कर रहा है और कोई छोटी गाड़ी उसको एस्कॉर्ट कर रही है। तो उसका सूचना था हम लोगों को कि पीरटाड़ थाना के आसपास उसका लोकेशन है और इसको लेकर के तुरंत हमने एसडीपीओ डुमरी को डायरेक्शन दिया, पीरटाड़ को डायरेक्शन दिया और इन लोगों ने वहाँ पे पीरटाड़ थाना में चेकिंग लगाया, जिसमें कि एक गाड़ी थी XUV 500, वो वहाँ से भाग चुकी थी। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने फायरिंग मामले में 12 घंटे के अंदर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरे निवासी खुर्शीद अंसारी को मंगलवार की शाम गोली मार दी गई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उराव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया। तकनीकी सेल के इनपुट के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद जाकिर अंसारी को मात्र 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जाकिर की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोहम्मद असलम मंसूरी, मोहम्मद फैयाज अंसारी, रुस्तम अंसारी और इरशाद अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी 5 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 खोखा, 1 पिस्टल, 5 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इस गोलीकांड का कारण पारिवारिक विवाद है। कल 5:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी बस्ती में खुर्शीद अंसारी को किसी के द्वारा गोली मार दी गई है और इसको लेकर के एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और इसको लेकर हम लोगों ने ह्यूमन इनपुट और जो भी टेक्निकल इनपुट के आलोक में कार्रवाई की गई और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जाकिर अंसारी उर्फ जग्गू, इसका नाम है, वो मुफस्सिल का ही रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी और इसके साथ जो संलिप्त 3 व्यक्ति और थे इस पूरे घटना को अंजाम देने में, उन सभी 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जो 12 घंटे के अंदर ये पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में यातायात को सुगम करने के लिए मुख्य मार्ग को आदर्श सड़क की तरह डेवलप किया जा रहा है। इसी बीच अब अतिक्रमण को हटाने नगर निगम और यातायात पुलिस का अमला पहुंचा तो टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि नगरपालिका अतिक्रमण के नाम पर बार बार परेशान करता है। अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो हमें स्थायी रूप से कोई उचित स्थान दिया जाए ताकि हम अपना व्यापार कर सके। उधर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका के अधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देशों के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। यातायात में बाधक है, आधे आधे रोड पर जो कब्जा किया हुआ है, साथ ही वाहन खड़े हो जाते हैं जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के चर्चित एमडी ड्रग्स कांड से जुड़े 3 आरोपियों की मंदसौर में करीब 28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों तस्करों ने मंदसौर में अलग अलग स्थानों पर कई लोगों के नाम से संपत्तियां ले रखी थी। वहीं अब फ्रीजिंग आदेश लागू होने के बाद कोर्ट में मामला लंबित रहने तक न तो संपत्ति का नामांतरण हो सकेगा और न ही उसकी बिक्री हो पाएगी। थाना नाहरगढ़ और अफजलपुर के अंदर जो 3/24 NDPS का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके अंदर मुख्य रूप से हरी सिंह, ओम प्रकाश और प्रिंसुख जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन सभी की प्रॉपर्टी को चिन्हित करके सफेमा की उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। उस सफेमा की कार्रवाई के तहत आज कुछ दिन पहले सफेमा कोर्ट द्वारा उनकी जो प्रॉपर्टी उसको फ्रीज किया गया है, जिसमें कुल जो हरी सिंह है उनकी 11 करोड़ 90 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी, 9 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी ओम प्रकाश की और साथ ही साथ प्रेमसुख की 7 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो कुल मिला के इस प्रकार 28 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी पुलिस द्वारा सफेमा कोर्ट द्वारा सीज की गई है। तो इस प्रकार जैसे कि आप सभी जानते हैं कि NDPS की रोकथाम में नॉन जस्ट प्यूनिटिव कार्रवाई, हमारी कार्रवाई फाइनेंशियल कार्रवाई भी रहती है। तो
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।